सभी व्यूअर्स का साकेत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, साथ ही सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के बारे में परिचर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोग अध्ययन करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था या पद, जो संपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया है, वो किस व्यवस्था के अंतर्गत संचालित की जाती है, उस व्यवस्था में कौन कौन से पद अंतर्निहित होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत, क्योंकि इस व्यवस्था या पद को जान लेने के बाद जो सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप है उसको समझना और सरल तथा आसान हो जाता है। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए पहले पद के बारे में चर्चा करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था या सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का जो पहला पायदान है, जो पहला पद है, वो कौन सा है। तो पहला पद है प्रस्तावना पद। याद रखिएगा, यूपी टेट या सुपर टेट की दृष्टि से भी यहां से प्रश्न बन सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का पहला पद कौन सा होता है, या वो कुछ पदों को देकर के पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण का पहला पद कौन सा है। अगर आपको पता होगा तो आप सही विकल्प का चयन सरलता पूर्वक कर लेंगे। तो प्रस्तावना पद, इसे भूमिका पद भी कहा जाता है, और इस पद के अंतर्गत जो शिक्षक गण होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो सूक्ष्म शिक्षण के सैद्धांतिक पक्षों पर विस्तार पूर्वक सांगोपांग हर एक अंग प्रत्यंग जो सूक्ष्म शिक्षण से जुड़ा हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों के बीच में उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। अर्थात पहला पद जो है वो पूरी तरह से सूक्ष्म शिक्षण के सैद्धांतिक पहलुओं के विवेचन पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा, दूसरा पद है, ये तो पहले पद की बात हो गई। दूसरा पद है कि जो शिक्षण कौशल है, शिक्षण कौशल पर चर्चा। सूक्ष्म शिक्षण जिस पर्टिकुलर टीचिंग स्किल पर होना है, उस टीचिंग स्किल के बारे में, उस शिक्षण कौशल के बारे में इस पद के अंतर्गत शिक्षक छात्रों के बीच में या छात्राध्यापकों के बीच में चर्चा करता है। जिस शिक्षण कौशल का अभ्यास होने जा रहा है, जिस शिक्षण का विकास छात्राध्यापकों में करना है, उस शिक्षण कौशल के बारे में, उसके तमाम कंपोनेंट्स के बारे में, उन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग किस तरह से ऑब्जर्वेशन होगा, निरीक्षण होगा, निरीक्षण तालिका कैसे बनेगी, आदि आदि समस्त बातों पर जो है विशेषज्ञ या शिक्षक चर्चा करते हैं। तो ये दूसरा पद भी ध्यान रखिएगा, पहला पद प्रस्तावना पद और दूसरा पद शिक्षण कौशलों पर चर्चा से संबंधित रहता है। तीसरा पद है आदर्श पाठ। आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण। दो पद कंप्लीट करने के बाद शिक्षक द्वारा छात्राध्यापकों के बीच में एक सूक्ष्म आदर्श पाठ योजना प्रस्तुत की जाती है।
कहने का मतलब यह है कि इन दो पदों के अंतर्गत जो भी सैद्धांतिक जानकारी छात्रों को अभी तक विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई है, उसी आधार पर एक सूक्ष्म पाठ योजना बना करके शिक्षक स्वयं छात्रों के बीच में प्रस्तुत करता है। अब इसको आदर्श नाम इसलिए दिया जा रहा है कि वास्तव में उसी जो शिक्षक द्वारा प्रस्तुत पाठ योजना है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के परितः, उसी को आइडियल मानते हुए आगे छात्राध्यापक भी अपनी पाठ योजनाओं का निर्माण करेंगे और उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक है, तो यह आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण। अब आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण कौन करता है? तो आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण प्रशिक्षक करता है, विशेषज्ञ करते हैं, शिक्षक करता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। अब जो चौथा पद है, वह चौथा पद है विश्लेषण का पद। सॉरी, विश्लेषण का पद नहीं है, नहीं, चौथा पद विश्लेषण का ही है। थोड़ा सा भ्रमित हो रहे थे। विश्लेषण का पद। अब जो आदर्श पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया है, इस आदर्श पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण के बाद शिक्षक और छात्र दोनों मिल करके उसका विश्लेषण करते हैं। अब विश्लेषण में क्या करते हैं? उसमें कौन कौन सी कमियां रह गई हैं, कौन कौन सी विशेषताएं उभर करके सामने आई हैं, कहां कहां प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली रहा, कहां कहां प्रस्तुतिकरण निष्प्रभावी रहा, इन सब बातों पर परिचर्चा आपस में करते हैं और इस चर्चा परिचर्चा के आधार पर कुछ जो है मार्गदर्शक बिंदु निर्धारित कर लिए जाते हैं, कुछ आइडियल या आदर्श बिंदु निर्धारित कर लिए जाते हैं, जिनका अनुपालन बाद में छात्राध्यापकों द्वारा सुनिश्चित करना होता है, क्योंकि उन्हीं बिंदुओं के परितः फिर सूक्ष्म शिक्षण का संचालन होता है। उस परिचर्चा के बाद जो आदर्श बिंदु निश्चित किए गए होते हैं। तो ये 4 पद हो गए। 5वां पद है सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण। सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण। इस पद के अंतर्गत जो शिक्षक या विशेषज्ञ होते हैं, वो छात्राध्यापकों को निर्देशित करते हैं, आदेशित करते हैं कि अब आप जो हमने जिस प्रकार से जैसे आपको बताया है, उसके परितः आप स्वयं पाठ योजना का निर्माण करें और छात्राध्यापक अपने विशेषज्ञों के निर्देशानुसार, अपने शिक्षकों के निर्देशानुसार पाठ योजना का निर्माण प्रारंभ करते हैं। हाँ, यहाँ यह बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी कि जहां भी छात्राध्यापकों को पाठ योजना बनाते समय समस्या की अनुभूति होती है, वहां वह व्यक्तिगत रूप से अपने विशेषज्ञ या शिक्षकों से सलाह मशविरा कर सकते हैं, उनसे व्यक्तिगत निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं, उनका गाइडेंस ले सकते हैं। इस तथ्य को भी आप स्मरित रखिएगा। अब हाँ, एक तथ्य और, यह जो सूक्ष्म पाठ योजना निर्मित होगी, यह 5 से 6 मिनट या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट, यानी 5 से न्यूनतम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट। आदर्श स्थिति लगभग 6-7 मिनट की हो सकती है। 6 मिनट की स्थिति जो होगी काफी आदर्श स्थिति मानी जाएगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला पद जो छठा पद है, छठे पद पर प्रस्तुतिकरण छात्राध्यापक द्वारा
प्रस्तुतीकरण। इस पद के अंतर्गत छात्राध्यापक जो सूक्ष्म पाठ योजना बनाया है, जिसको वो पहले अपने निर्देशक से, विषय विशेषज्ञ से या प्रशिक्षक से जिसकी जांच करवा चुके हैं वो लोग, उसका प्रस्तुतीकरण अपने में ही निर्मित समूह के मध्य करता है। कौन करता है? छात्राध्यापक। पहले सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण किया, किसके निर्देशन में किया? अपने शिक्षक, प्रशिक्षक या विशेषज्ञ के निर्देशन में किया। तत्पश्चात जो सूक्ष्म पाठ योजना छात्राध्यापक द्वारा बनाई गई है, उसका प्रस्तुतीकरण छठा पद है। अब प्रस्तुतीकरण हो गया। प्रस्तुतीकरण करने के बाद सातवें पद पर इसको आलोचना पद कहा जाता है। आलोचना पद, ध्यान रखिएगा। आलोचना पद के अंतर्गत छात्राध्यापक के सहपाठी या जो निरीक्षक या प्रशिक्षक हैं, जिनके ऑब्जर्वेशन में माइक्रो टीचिंग चल रही है, सूक्ष्म शिक्षण का संपादन हो रहा है, वह प्रस्तुत पाठ योजना या पढ़ाई गई पाठ योजना की आलोचना करें। अब आलोचना में क्या होता है? आलोचना में केवल दोष निर्धारित नहीं होती। आलोचना को अगर समग्र रूप में समझने का प्रयास किया जाए तो आलोचना के अंतर्गत अच्छाई और बुराई दोनों का प्रकटीकरण होता है। दोनों को दृष्टव्य बना दिया जाता है, वो इस योग्य बना दिया जाता है आलोचना के अंतर्गत कि उसमें निहित सूक्ष्म से सूक्ष्म कमियां और अच्छाइयां जो है प्रकट हो जाएं। यही है आलोचना। तो आलोचना पद में सहपाठी भी आलोचना करते हैं, साथ ही जो निरीक्षक या प्रशिक्षक है जिसने माइक्रो टीचिंग को देखा हुआ है, वो भी आलोचना करने का कार्य करता है। अब आलोचना जब होगी तो आलोचना के साथ ही एक अन्य शब्द यूज किया जाता है, उसको भी समझ लीजिए, पृष्ठपोषण, फीडबैक। इसके अंतर्गत कुछ सजेशन या सुझाव सहपाठियों द्वारा या शिक्षक या विशेषज्ञ द्वारा दिया जाता है कि आपने ये कमियां छोड़ी हैं, यहां पर सुधार की आवश्यकता है। साथ ही जो है आपने इस पाठ योजना प्रस्तुतिकरण में ये अच्छी बातें की हैं, ये बिंदु आपका प्रभावशाली रहा है, इसको दोहराए जाने की आवश्यकता है। तो ये तो आलोचना पद है। अब जो आलोचना पद के बाद यही क्रम पुनः पलट जाता है और आठवें क्रम पे आ जाता है पाठ योजना की पुनर्रचना। अर्थात जो आलोचना पद के अंतर्गत सुझाव, सजेशन, पृष्ठपोषण मिला हुआ है, उसी के परिणाम वह अपनी पाठ योजना में सुधार करता है। और नवे पद पर आ जाएगा पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण। अब जो पुनर्योजना बनाई है, पाठ योजना पुनर्रचना की है, फिर छात्राध्यापक उसकी पुनः प्रस्तुतिकरण करता है। और 10वें पद पे आ जाएगा पुनः आलोचना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, पुनः आलोचना का मतलब समझ रहे हैं कि जो पुनः प्रस्तुतिकरण हुआ, पुनः प्रस्तुतिकरण के बाद फिर से दोबारा से जो है प्रशिक्षक या सहपाठी उस छात्राध्यापक को सुझाव प्रेषित करेंगे, उसकी कमियों और अच्छाइयों को बताएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद है। यही पद सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था की संरचना करते हैं। अर्थात संपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण की जो व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंतर्गत इन्हीं सारे स्टेप्स को छात्राध्यापक फॉलो करता है, उसका अनुकरण करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि
संबंधित शिक्षण कौशल के बारे में वह पारंगत नहीं हो जाता, प्रवीण नहीं हो जाता। तो इसे आप ध्यान पूर्वक इन पदों पर जो है चर्चा पर चर्चा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और अगर आपके समझ में ये पद आ जाएंगे तो निश्चित मान करके चलिए कि आप संपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था को समझ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत वह है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इस सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कौन कौन से पद होते हैं या सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है और कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी और जो अदर एग्जाम्स होते हैं वनडे एग्जाम उसमें भी। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र, चक्र का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि एक गोला होगा यूं, अब गोले में 6 तीलियां होंगी, 6 तीलियां इसलिए कि सूक्ष्म शिक्षण के 6 पद इन विभिन्न तीलियों पर निर्भर करते हैं। जैसे पहला पद पाठ योजना का निर्माण, पाठ योजना का निर्माण। दूसरे पद पर प्रस्तुतिकरण। तीसरे पद पर आलोचना। चौथे पद पर पुनर्रचना। पांचवें पद पर 1 2 3 4 5 कोई एक पद छूट रहा है भाई, कौन सा पद है? हाँ ठीक है, नहीं छूट रहा। पाठ योजना का निर्माण, प्रस्तुतिकरण, आलोचना और जो हमारा चौथा पद होगा पुनर्रचना का होगा और पांचवा पद पुनः शिक्षण और छठा पद पुनः आलोचना। पुनः आलोचना। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 पद में पूरा चक्र संचालित होता है। इसी को सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। इसको दोबारा से समझ लीजिए। सबसे पहले छात्राध्यापक क्या करता है? पाठ योजना का निर्माण करता है। पाठ योजना निर्माण के बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण करने के बाद आलोचना होती है। आलोचना के बाद जो सुझाव मिलते हैं, सुझाव को केंद्रित रखते हुए सुझाव के परिणाम वह पाठ योजना में सुधार करता है, अर्थात पाठ योजना की पुनर्रचना करता है। पुनर्रचना के बाद पुनः शिक्षण और पुनः शिक्षण के बाद पुनः आलोचना और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उस पार्टिकुलर या उस विशिष्ट कौशल में छात्राध्यापक दक्ष नहीं हो जाता, प्रवीण नहीं हो जाता। इसे ही सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। इन चक्र में 6 तीलियां हैं, अर्थात 6 पद सूक्ष्म शिक्षण में निहित होते हैं। इन्हीं 6 चरणों में 6 पदों के बीच संपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया संचालित होती रहती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब अगर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने पद होते हैं, तब आप आंख मूंद करके इसका जवाब दे सकते हो। क्या कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कुल 6 पद होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का अंतिम पद कौन सा होता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का दूसरा पद कौन सा होता है, तीसरा पद कौन सा होता है, चौथा पद कौन सा होता है, कहीं से भी वो बहुविकल्पीय प्रश्न अगर निर्मित कर रहा है तो उसका उत्तर आप सरलता से दे सकते हैं, बशर्ते कि आपको वो 6 स्टेप्स, 6 पद जिसमें संपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया संचालित हो रही है सूक्ष्म शिक्षण चक्र के रूप में, वो पता होना चाहिए। तो पहला पद सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण, दूसरा पद
सूक्ष्म शिक्षण प्रस्तुतिकरण या सूक्ष्म शिक्षण, जो भी आप कह सकें। तीसरा पद आलोचना। अब जब आलोचना हो गई तो आलोचना के बाद सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की पुनर्रचना, दोबारा से सुधार करते हुए बनाना, फिर पुनः शिक्षण, पुनः आलोचना, इस प्रकार से 6 पद निर्मित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो भी है जानकारी की दृष्टि से एक छात्राध्यापक को या भावी शिक्षक को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। वह है सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान। कौन कौन सूक्ष्म शिक्षण का जो भारतीय प्रतिमान है वो क्या है, इसको आप एक सारणी के रूप में आसानी से समझ सकते हो। एक सारणी बना लीजिए और इसको 2 पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान एडॉप्ट किया गया है वह है पहले छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो छात्र कितने होंगे, लगभग 5 से 10 छात्र, इसको आप छात्राध्यापक भी कह सकते हैं। फिर है छात्रों के प्रकार, दूसरा पॉइंट है छात्रों के प्रकार। यहां प्रकार से मतलब कि छात्र कहां के होंगे, किस स्तर के होंगे, तो वो बीएड के ही होंगे, जो बीएड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइक्रो टीचिंग बीएड से ही संबंधित है, तो बीएड के ही छात्र होंगे। तीसरा है प्रतिपुष्टि। अब प्रतिपुष्टि कहां दी जाती है, जहां आलोचना, इसको लिख लीजिए यहां आलोचना। अब इसके द्वारा ये आपको सहपाठी देगा, साथ पढ़ने वाला, या निरीक्षक, जो शिक्षक निरीक्षण का कार्य कर रहा है वह भी आलोचना या प्रतिपुष्टि देने का कार्य करेगा। फिर है पाठ योजना की अवधि। पाठ योजना की अवधि, पाठ योजना की अवधि लगभग 6 मिनट, यही आदर्श स्थिति मानी जाती है। कौशलों की संख्या, अगला बिंदु है कौशलों की संख्या। तो कौशलों की संख्या कितनी होगी, 1 कौशल। और लास्ट में है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में क्या डालेंगे, 1 शिक्षण बिंदु, केवल 1 शिक्षण बिंदु। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रतिमान के अकॉर्डिंग हमारे जो शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी महाविद्यालय हैं या संस्थान हैं, वहां जो माइक्रो टीचिंग संपादित की जाती है, करवाई जाती है, उसमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। इसी प्रतिमान को एडॉप्ट किया जाता है, इसी प्रतिमान के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण का संपादन होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा या याद करने में आपको आसानी रहेगी। यहाँ कुछ फैक्ट्स भी निकल सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिनी परीक्षाएं जो होती हैं वो छोटी सी छोटी परीक्षा हो या बड़े स्तर की परीक्षा हो, वहां पर सूक्ष्म शिक्षण से प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा ट्रेंड रहा है। अब एक बिंदु और है, उस पर भी संक्षिप्त में चर्चा कर लिया जाए।
सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है, तो ये पता होना चाहिए। तो जो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि होती है वह कुल मिलाकर के 36 मिनट की होती है, कुल 36 मिनट की होती है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में अगर आप देखें तो 6 पद ऑलरेडी निहित हैं। 6 पदों के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण संचालित होता है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक चक्रीय प्रक्रिया है और उस चक्रीय प्रक्रिया में जो 6 तीलियां हैं उन 6 तीलियों को 6-6 मिनट मिलता है, अर्थात कुल 36 मिनट। अब 6 तीलियों पे कौन कौन सा है? पहला क्या है? सूक्ष्म पाठ योजना निर्माण, इसके लिए 6 मिनट। फिर क्या है? सॉरी सूक्ष्म पाठ योजना निर्माण नहीं, सूक्ष्म शिक्षण 6 मिनट इसके लिए आपको मिला। फिर प्रतिपुष्टि के लिए, फीडबैक के लिए, प्रतिपुष्टि या सुझाव जिसको आप बोलते हो, 6 मिनट। तीसरे बिंदु पर है पुनः योजना निर्माण, यानी जो योजना में सुधार करना है उसके लिए 6 मिनट। फिर चौथा क्या है? चौथे नंबर पे है पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि। एक छूट रहा है, जो पहले हमने बताया था वही छूट रहा है। यहां नंबर 1 होगा पाठ योजना निर्माण, 6 मिनट। तो पहला पाठ योजना निर्माण 6 मिनट, दूसरा सूक्ष्म शिक्षण 6 मिनट, तीसरा प्रतिपुष्टि एवं सुझाव 6 मिनट, चौथा पुनः योजना निर्माण 6 मिनट, पांचवा पुनः शिक्षण 6 मिनट और छठा पुनः प्रतिपुष्टि। इस तरह से कुल 36 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है, इसे आप बार बार पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये पद आपको याद हो जाएंगे और इन्हीं पदों के आधार पर आप सूक्ष्म शिक्षण चक्र का भी निर्धारण कर सकोगे। पहले पाठ योजना का निर्माण चाहे तो आप यहाँ सूक्ष्म पाठ योजना भी लिख सकते हैं, सूक्ष्म पाठ योजना भी आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं। तो पहला 6 मिनट, फिर इस तरीके से सब 6-6 मिनट में डिवाइड है और एक कुल 6 पद है और इन्हीं के आधार पर कुल 36 मिनट का जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है वो चलता है, या इसके लिए 36 मिनट का समय निर्धारित होता है। तो आज हम आप लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। तो निश्चित ही बातें आपकी समझ में आई होंगी और आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनिएगा और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोट्स बुक में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जिससे दोबारा रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। अब यही हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और वीडियो सुनने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।